अपनी कौम के लिए यदि वो ज़्यादा सेवा करता, मरीजों की सेवा करता, डॉक्टर जैसे सम्मानजनक पेशे के लोग इस तरह से इस काम में लगे हुए हैं। हम लोगों का ये है हम मान लेते हैं कि ये सब काम पुलिस का है। जी। जबकि मेरा मानना ये है कि ये काम पुलिस का नहीं है केवल। ये जो कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कॉलेजेस के अंदर अध्यापक पढ़ा रहे हैं, जो समाज के अंदर आप जब देख रहे हैं कि कोई लड़का गलत राह में जा रहा है या उसके इस तरह के व्यवहार है जी। जो नॉर्मल नहीं है, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो इस चीज को अधिकारियों के नोटिस में लाए, हम्म। पुलिस की नोटिस में लाए, क्योंकि ये संभव नहीं है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या पुलिस ही केवल इस काम को कर पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ है 10 नवंबर को, उसमें जो नया टेरर मॉड्यूल आया है, उसमें एनआईए ने जांच शुरू कर दी है और कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में इस नए टेरर मॉड्यूल को लेकर और आतंकवाद के बदलते रूप और बदलते स्वरूप को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं एनआईए और पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट ब्यूरो के पूर्व डीजी एनआर वासन साहब से। एनआर वासन साहब का बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, ये जो दिल्ली ब्लास्ट में जो अब तक के जो खुलासे हुए हैं, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? ये किस तरह का नया टेरर मॉड्यूल है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं? नहीं, देखिए, क्रिमिनल हो या टेररिस्ट हो, वो हमेशा ऐसे तरीके ढूंढते रहते हैं जिससे वो पुलिस की पकड़ में ना आए, या जब तक वो एक घटना को अंजाम नहीं दें तब तक वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के दायरे से बचते रहे। तो हर समय इस तरह के कुछ न कुछ लोग तरीके ढूंढते हैं, वो अपने आप को नए तरीके से संगठित करते हैं, नई तरीके के पैसा इकट्ठा करने के साधन खोज करते हैं। तो ये उसी सिलसिले में एक नया मॉड्यूल, इसको अगर आप कहें, तो एक नई है। और ये कोई, मैं मानता हूँ कि ये कोई नई चीज नहीं है एक तरह से। हम्म। अगर आप ध्यान करें तो नक्सलवाद में भी बहुत सारे पढ़े लिखे नवयुवक शामिल जी। हुए, जी। जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी, डॉक्टरी की थी, और वो नक्सलाइट बन गए। और काफी मतलब काफी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उन इलाकों में काफी उन्होंने आतंकवाद फैलाया उस समय में। हम्म। तो ये कोई नई चीज नहीं है। जो चैलेंज है हमारे लिए वो ये है कि हम लोग, जो लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं हम्म। टेररिज्म के नाम पे या धर्म के नाम पे, उनको हम वहां से निकाल नहीं, पता नहीं कर पा रहे हो, निकाल नहीं पा हाँ, उनको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जिस रहे। हाँ, तरह से उनको डॉक्टर्स आप देख रहे हैं कि कितने डॉक्टर्स पकड़े गए इसमें, यूनिवर्सिटी में थे, वो काम कर रहे थे। देखिए, एक हम लोगों का ये है, हम मान लेते हैं कि ये सब काम पुलिस का है। जी। जबकि मेरा मानना ये है कि ये काम पुलिस का नहीं है केवल। ये जो कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कॉलेजेस के अंदर अध्यापक पढ़ा रहे हैं, जो समाज के अंदर आप अगर देख रहे हैं कि कोई लड़का गलत राह में जा रहा है या उसके इस तरह के व्यवहार है जी। जो नॉर्मल नहीं है, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो इस चीज को अधिकारियों के नोटिस में लाए, हम्म। पुलिस की नोटिस में लाए, क्योंकि ये संभव नहीं है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या पुलिस ही केवल इस काम को कर पाएगी। जी। क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी हमारी आबादी है, और हमारे यहाँ मूवमेंट की स्वतंत्रता है, हम कहीं भी जा सकते हैं। तो बहुत ही मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात, एक जो आपने नोट की होगी, अब पिछले कई दशकों से, जब से इंटरनेट आया है, तो हर चीज बहुत अवेलेबल है। जी। सोफिस्टिकेटेड हम्म। और इस तरह के कम्युनिकेशन के साधन आ गए हैं जिनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। हम्म। और जो समाज के अंदर पता भी नहीं लगता, कि यहाँ तक कि ये देखिए कि आजकल पेरेंट्स को नहीं मालूम होता कि उनके बच्चे क्या देख क्या देख रहे हैं? इंटरनेट के तो जरिए वे क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं। तो अब दूसरा हो गया कि इंटरनेट के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। और जब इस तरह का हो जाता है तो पुलिस के लिए एकमात्र संभव नहीं है कि वो लोग इस चीज को टैकल कर पाएंगे। हम्म। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और इसमें समाज को, सरकार को और
सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट्स को, जी। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है या दूसरे डिपार्टमेंट है, उनको एक सक्रिय भाग लेना होगा, ताकि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके, और जब वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उस पे उनको समय रहते सुधारा जा सके, या उनको समय रहते बताया जा सके कि जो आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। हम्म। सर, ये कुछ जो जितने डॉक्टर्स इसमें गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास जो एक डॉक्टर है, डॉक्टर मुजम्मिल, उनके पास से बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जो है पाया गया, और ये माना गया कि बड़ा आसानी से वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे, जमा कर रहे थे। तो इसका पहुंचना, आप इसको कितना चिंताजनक देखते हैं कि आतंकवादी अब लो कॉस्ट लेकिन हाई इम्पैक्ट वाली चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये कितनी चिंता की बात है? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि जो आतंकवादी हैं या क्रिमिनल हैं वो नए नए साधन ढूंढते रहते हैं। वो इस तरह के साधन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो वस्तु उनको इजीली अवेलेबल हो, हम्म। जो वस्तु वो जब खरीदें या इकट्ठी करें तो किसी का ध्यान ना जाए। अब फर्टिलाइजर इकट्ठी करने में या अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठी करने में हम्म। आम आदमी का कोई ध्यान हाँ। नहीं जाएगा, क्योंकि ये इस्तेमाल होती है हमारी खेती में बहुत सारी, और हर जगह पे अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, इसके लिए जी। कोई विशेष लाइसेंस या उसकी जरूरत नहीं। अब ये लोग ढूंढते रहते हैं कि इससे हम कैसा एक्सप्लोसिव बना सकते हैं, कैसा एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जिसका बहुत घातक परिणाम हो। जी। और यही नक्सलियों ने भी बहुत समय तक किया इसी तरह के तरीके अपना के, और यही ये लोग कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भी इस तरह के कोई ना कोई तरीके ढूंढते रहेंगे, तो ये चिंता का विषय है। हमारी इसलिए एजेंसियों के पास कोई सर है इस तरह का कोई साधन जो नियंत्रण कर सके ऐसी चीजों पर? देखिए, हमारे देश में एक और चैलेंज है कि एक तो आपकी हैं जो सेंट्रल एजेंसीज हो गई हैं जो इंटेलिजेंस इकट्ठा करती हैं, या जो एनआईए होगी जो टेररिस्ट केसेस को इन्वेस्टिगेट करती हैं। जी। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं मानता हूं कि जिसकी जिम्मेवारी है वो है लोकल पुलिस, लोकल पुलिस जो के। स्टेट पुलिस है, क्योंकि पुलिस एक तो स्टेट सब्जेक्ट है, वो सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट पुलिस के दायरे में आता है। दूसरा, जितना स्टेट पुलिस का उनके पास व्यक्ति अवेलेबल हैं, वो उतने नंबर संख्या सेंट्रल एजेंसीज के पास नहीं है, और उनका हम्म। क्षेत्र बहुत सीमित है। तो स्टेट पुलिस में जब तक वो लोग अच्छी तरह से इंटेलिजेंस इकट्ठी नहीं करेंगे, अच्छी तरह से लोगों के ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये इनपुट बहुत लेकर के मुश्किल जब तक होता नहीं देंगे, है। हाँ, हाँ। इनपुट इन, लेंगे इन, जब इन, तक। हाँ। इनपुट चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब नक्सलवाद का आंध्रा में एग्जाम्पल मैं बार बार दे रहा हूँ जी नक्सलवाद जी, का, क्योंकि क्योंकि आप वो मिलते काम कर चुके हैं, मैं उस पर भी काम आऊंगी, भी कर आपने चुके हैं, नक्सलवाद को भी। काम भी कर चुके हैं, और मिलती जुलती चीज है, जी। क्योंकि वो लोग भी इसी तरह का काम कर रहे थे। तो हम्म। आंध्रा में नक्सलवाद का जो खात्मा हुआ, या उसमें कमी आई, उसका मेन रीजन ये था कि वहां की लोकल पुलिस ने ये बीड़ा उठा लिया कि ये काम हमें करना है, और स्टेट गवर्नमेंट के जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के जो हिस्से थे, हम्म। उन लोगों ने पुलिस का साथ दिया। और इसके अलावा स्टेट पुलिस ने ही एक फोर्स बनाई, ग्रे हाउंड्स, जो आंध्रा में सब सब लोग जानते हैं, जी। जिसकी वजह से, तो जब तक स्टेट पुलिस इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेवारी को अपने ऊपर नहीं लेते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल एक तो बाउंड्रीज नहीं है, हम्म। बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं। अब आप जी। एक दो घंटे में देश के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं। तो एक तो स्टेट पुलिस को बीड़ा उठाना पड़ेगा, दूसरा हमारे स्टेट पुलिस के बीच में बहुत अच्छा तालमेल होना हो चाहिए, आप क्योंकि जब ब्यूरो में रहे होंगे तब आपने इस चीज को महसूस किया होगा कि पुलिसिंग किस तरह से, मैंने कोऑर्डिनेशन नहीं। ब्यूरो में भी महसूस किया। उसके अलावा जब मैं फील्ड में था, जब मैं एक्टिव ड्यूटीज में था आंध्र प्रदेश में, तब भी हमने रियलाइज किया कि क्रिमिनल क्राइम करने के बाद में साथ वाली कई स्टेट में या दूर चले जाते हैं। तो जब तक हमारा तालमेल स्टेट पुलिस हम्म। दूसरी स्टेट पुलिस के साथ नहीं है, सेंट्रल एजेंसीज के साथ नहीं है, तो वो इंटेलिजेंस समय पे इकट्ठा करने में दिक्कत होती है, और चूक होती है, कुछ ना कुछ हम लोग मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये देखिए, आपने ये
कश्मीर से शुरू हुआ इसका इन्वेस्टिगेशन। जी। कश्मीर से इसकी इंटेलिजेंस इकट्ठी हुई और वहां पोस्टर और लगे कहाँ कुछ वहां उसके बाद। कहाँ जी। कहाँ उस वहां से शुरू हुआ और इसके हम्म। तार कहाँ कहाँ तक फैले हुए। तो अगर जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस या दूसरी जगह की पुलिस उत्तर हम्म। प्रदेश की पुलिस में तालमेल नहीं है, बोथ इंटेलिजेंस इकट्ठा करने हम्म। में और उसके बाद में प्रिवेंटिव एक्शन लेने में, और बाद में अगर भगवान ना करे कि अगर कुछ घटना होती है उसके इन्वेस्टिगेशन में, जब तक ये तालमेल हमारा बहुत अच्छा नहीं है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। तो सर, जब अब आप एनआईए में थे तो आप इस तरह की डिफिकल्टीज को फेस करते थे कि पुलिस के, लोकल पुलिस के बीच में, स्टेट पुलिस के बीच में और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके बीच में तालमेल की कमी आपको उस समय दिख रही थी, और अभी भी आपको लगता है कि वो है नहीं, कमी? वो कमी है, क्योंकि हम लोग एक बहुत संकुचित मानसिकता के साथ रहते हैं कि ये हमारे स्टेट में क्राइम हुआ, हमने इसको हैंडल कर लिया। हम्म। अब दूसरी जगह होता है तो हम लोगों को इतनी चिंता नहीं है, हम उस दृष्टिकोण से नहीं सोचते हैं कि भैया ये समस्या पूरे देश की है। हम्म। और अगर मेरे यहाँ पे कुछ गलत कार्य हो रहा है मेरी स्टेट में, तो मुझे दूसरे स्टेट्स के साथ तालमेल रखें। हम्म। तालमेल होता है, ये मैं नहीं कह रहा कि तालमेल नहीं होता, तालमेल बहुत अच्छा, तभी तो इस तरह के केसेस ये जी जी। डिटेक्ट हुए हैं, पकड़े भी ये जाते हैं जी। समय पकड़े जाते हैं। लेकिन इसको बेहतर करने की जरूरत है, और ये बहुत टाइमली होना चाहिए, बहुत टाइमली होना चाहिए। हम्म। और इसके ऊपर अगर हम जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे भी तालमेल की बहुत जरूरत है, जो कमी है। हम्म। क्योंकि इस तरह के गैंग्स हैं या इस तरह के टेररिस्ट हैं, ये दूसरे देशों के साथ भी, इनके हैंडलर्स कभी कभी देश से बाहर रहते हैं, कभी कभी इनको पैसा भी देश से बाहर से आता है, और इनका फंडिंग होती है संचालन भी काफी। जी। बाहर करते हैं। तो हम्म। वो तालमेल बहुत जरूरी है। सर, एनआईए अब इस मामले की जांच कर रही है, जो और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। ब्लास्ट जैसे मामलों में जांच की शुरुआत किस तरह से होती है? कितना मुश्किल होता है आपको सबूत जुटाना वहां पे, जगह पे जहां पे घटना हुई है वहां से सारी चीजों को, तथ्यों को इकट्ठा करना? आपने अब अपने दौर के समय में किस तरह से काम हो रहा था, अब कैसे हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है, क्योंकि ये केस तो दिल्ली में घटित हुआ तो एनआईए तुरंत तुरंत एक्शन में पहुंच आ गई गई, जी। हाँ। तुरंत पहुंच गई, तुरंत एक्शन में आ गई, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वो केस की जांच इमीडिएटली एनआईए को हैंड ओवर कर दी। लेकिन बहुत सारी जगह पे ये होता है, जब स्टेट में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो है, जो पहले रिस्पोंडेंट है, वो लोकल पुलिस होती है। और जो पहले घंटे के अंदर एविडेंस आप इकट्ठा करते हैं, इनिशियल स्टेज में जो आप एविडेंस इकट्ठा करते हैं, जी। फॉरेंसिक या किसी ने वो घटना को घटित होते देखा है, किसी आदमी को वहां रखते हुए देखा है, वहां से कुछ जाते हुए देखा है, कुछ ऐसे हालात में देखा है कि जो ठीक नहीं है, हम्म। तो वो बहुत आवश्यक होता है, वो कई बार मिस ठीक हो तरीके जाता से नहीं होता है। है। हम्म। और जब वो केसेस एनआईए को मिलते हैं, 3 दिन के बाद मिले या 2 दिन के बाद मिले या 1 महीने के बाद मिले, तो वो एनआईए के लिए कभी कभी वो चैलेंज हो जाता है, क्योंकि जो एविडेंस इकट्ठा नहीं हुआ उसको बाद में इकट्ठा करना बहुत मुश्किल, तब मतलब वो मिसिंग एविडेंस रहता ही नहीं। मिसिंग एविडेंस को इकट्ठा करना उस पर आपके लिए बहुत तो मुश्किल होता है, काफी क्योंकि जो चुनौतीपूर्ण होता है। जो जो होता है तो, जी। और इस तरह की घटनाएं में मतलब कुछ इस तरह का मैकेनिज्म हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी थोड़ी देरी होती है, हालांकि अब भारत सरकार की तरफ से भी और बहुत से स्टेट्स में इस तरह की घटना होती है, एनआईए तुरंत उस केस को टेक ओवर कर लेती है अर्ली, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। बट वो देरी नहीं होनी चाहिए। और हम्म। दूसरा ये है कि देखिए, ऐसी एजेंसियां जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिनका विशेष तौर पे जो इस कार्य के लिए गठित हुई है, उनको थोड़ा और स्ट्रेंथन भी करना। हम्म। और उसमें जो मैं मेन चैलेंज मानता हूँ कि स्टेट पुलिस को कुछ ऑफिसर डेपुटेशन पे या कुछ ऑफिसर उधार देने पड़ेंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है, जी। वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको कानून का जानना, आपको इन्वेस्टिगेशन तरीके जानने जरूरी हैं, आपको एविडेंस किस तरह से इकट्ठा करना है, किस तरह से उसको प्रिजर्व करना है, हम्म। उसको एफएसएल में कैसे पैक करके भेजना है, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो एनआईए या दूसरी सेंट्रल एजेंसीज बहुत हद तक पैरामिलिट्री फोर्सेस से डेपुटेशन पे ऑफिसर्स को लेती हैं, जो शायद इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार नहीं होते हैं और काफी दिक्कतों का सामना।
सर ये जो नई टेक्नोलॉजी से जो जांच हो रही है, जैसे एआई है या सीसीटीवी है या और भी जो कुछ कई तरीके हैं जांच करने के, क्या आपको लग रहा है कि कुछ और नई टेक्नोलॉजी आने की जरूरत है ताकि ऐसे जांच को सही तरीके से किया जा सके और अपराधियों तक पहुंचा जा सके? देखिए, सबसे बड़ी जरूरत है जो शायद मैं काफी समय से कहता, जब मैं सर्विस में था तब भी कहता है, कि हमारे देश में जरूरी एक जरूरत है कि हम पुलिस ऑफिसर्स को, मैं जी। अपने को शामिल कर रहा हूँ उसमें, हमको ये समझना चाहिए कि आज की अ, इस समय में खाली पुलिस वाले अपने से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। जी। टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो इतनी रही है। कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, हर सेकंड चेंज हो रही जी जी। है, दिन नहीं हर सेकंड चेंज हो रही है। जी। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ पे एक टीम इन्वेस्टिगेशन का कंसेप्ट होना चाहिए। टीम इन्वेस्टिगेशन। जब मैं टीम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं उसमें ये मान रहा हूँ कि उसके अंदर फॉरेंसिक साइंस के लोग होने चाहिए, जी। उसके अंदर कंप्यूटर के जो जानकार हैं, जो साइबर फील्ड में काम करते हैं, जिनके पास एक्सपर्टीज है, वो होने चाहिए। और भी अगर कोई किसी टेक्निकल व्यक्ति की जरूरत है तो वो टीम का हिस्सा होना चाहिए। जी। इन्वेस्टिगेशन भले ही एक पुलिस ऑफिसर लीड करे, लेकिन उसके साथ हर तरह का एक्सपर्ट होना चाहिए। क्योंकि पुलिस के लिए बड़ा दिक्कत हो जाती है कि पुलिस में पूरी एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं होती है। हो सकता है कि वो कुछ पुलिस ऑफिसर टेक्नोलॉजी से वाकफ हो, टेक्नोलॉजी को जानते हो, लेकिन बहुत सारे पुलिस ऑफिसर टेक्नोलॉजी को नहीं जानते। जी। और दूसरा ये है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को जानते भी हो तो जब तक आपकी फ्रेशर ट्रेनिंग नहीं हुई है, जब तक आपने नए टेक्नोलॉजी को नहीं समझा है, हम्म। तो आप इन्वेस्टिगेशन करने में आपको बहुत बड़ा चैलेंज। जी। तो इसलिए इस बात की जरूरत है कि हमको वो समझना है कि अब केवल पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, उसके साथ में एक्सपर्ट्स का होना जरूरी है। और दूसरा कि पुलिस ऑफिसर्स को किसी रैंक के हों, हम्म। अगर वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं तो उनको समय समय पर ट्रेनिंग देना चाहिए। उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी की है, जो नई चीजें आ रही हैं, उसको समझना बहुत जरूरी जी। सर दिल्ली जैसे जो महानगर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, जो बड़े शहर हैं, वहाँ ब्लास्ट प्रिवेंशन सिस्टम को कैसे मजबूत किया जा सकता है? इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह होती है। लाल किला जहाँ ये हादसा हुआ, काफी भीड़ भाड़ थी उस दिन भी। तो इसको कैसे, इस कौन सा सिस्टम, इसको कैसे मजबूत किया जा सकता है? है। देखिए, मैं अ, अब देखिए, दिल्ली में बहुत जगह पे सीसीटीवी कैमरे, सरकार ने बहुत जगह पे कैमरे लगाए हैं। अब उसके लिए जरूरी है, इतने तो आप व्यक्ति नहीं बिठा सकते हैं कि जो हर कैमरे से जो आ रही है, जो रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको एब्सोल्युटली एट द सेम टाइम दे विल बी वॉच एनालाइजिंग। करते इट्स रहे, नॉट हाँ। पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम लोग किसी तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, चाहे वो एआई, चाहे वीडियो एनालिटिक्स, हम्म। कि ताकि अगर कुछ भी रेड फ्लैग है कहीं पे तो उस पे समय रहते उसके ऊपर एक्शन हो, या समय रहते पता लगे। दूसरा, हमारे को पब्लिक को एजुकेट करना है, और पब्लिक को ये बताना है कि भैया, जब तक वो पुलिस के साथ सहयोग नहीं करेंगे, अगर वो कोई ऐसी चीज नोट करते हैं जो हमारे यहाँ नहीं होता है, मैं अगर सड़क पे चलता हूँ, मैं कुछ नोट करता हूँ, तो मैं पुलिस को नहीं बताता हूँ कि शायद पुलिस, मैं सोचता हूँ कि पुलिस मुझसे ही पूछताछ करने लगेगी, मुझको ही डिटेन कर लेगी। एक तो खौफ वो है, डर एक, है पुलिस को लेकर लोगों के हाँ, मन तो में, आम लोगों के मन वो में। एक ट्रस्ट पुलिस के अंदर होना जरूरी है। और लोगों का, हम लोगों का जो प्रजा है, उसका भी कर्तव्य बनता है कि जब इस तरह की चीजें हो, कुछ भी ऐसा अगर हमारे नोटिस में आता है, तो हम पुलिस की जगह रहें। क्योंकि कोई भी पुलिस फोर्स दुनिया में कहीं भी हम्म। 24 घंटे सब जगह नहीं हो सकती। आप ये देखेंगे कि बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई, वहां भी घटनाएं होती हैं। तो घटना कहीं भी हो सकती है। जरूरत इस बात की है कि हम लोग सचेत रहें, हम्म। हमारे साधन हो, हम लोग इंटेलिजेंस समय पे इकट्ठी करें, अगर कुछ घटना हो जाती है तो उसकी तह तक पहुंचे, और ये देखें कि उसके तार कहाँ तक फैले हुए हैं और कहाँ तक वो हैं। तो और सबसे बड़ी जरूरत है कि
ये जो केसेस घटित होते हैं इनके ट्रायल जो हैं वो जल्दी खत्म होने चाहिए। हमारे यहाँ ट्रायल प्रोसीजर काफी बहुत लंबे। लंबा है, और जिससे डेटरेंस नहीं होता है, मतलब कई सालों साल चलते हैं। अगर हमारे टेररिस्ट केसेस हैं उनके अगर हम मुकदमे देखें वो भी कई सालों साल चलते हैं। उनको जरूरत है कि जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। सर ये आपके टेन्योर में टेररिज्म को टैकल करने का उस समय किस तरह से काम हो रहा था, और अब एनआईए के कामकाज में कितना फर्क आया है इसमें? देखिए, मैं तो इस बारे में ज्यादा रोशनी नहीं डाल पाऊंगा कि क्या तब्दीली आई है, लेकिन जो मैं अखबारों में देखता हूँ या जो पढ़ता हूँ उससे मुझे लगता है कि सरकार ने शायद एनआईए को कुछ और फैसिलिटीज दी हैं। सरकार ने कोशिश की है कि हम्म, एनआईए के जो हाथ हैं वो मजबूत थोड़े किए और जाए और मजबूत किए जाएं, ताकि वो लोग उनको मैन पावर भी एक्स्ट्रा दी है। लेकिन जरूरत इस बात की, जैसे मैंने पहले कहा, कि एनआईए में स्टेट पुलिस को अपने अधिकारी भेजने चाहिए जो लोग अपने एक्सपीरियंस को एनआईए को बांट सके, फिर एनआईए से एक्सपीरियंस लेके वापस स्टेट में जा सके। उस बात की बहुत जरूरत है। और इसके अलावा ट्रेनिंग, वो बहुत ही जरूरत है। हम्म, और दूसरा, हमारे यहाँ एक और समस्या है। एनआईए जो है पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। जी। एनआईए इंटेलिजेंस नहीं इकट्ठा, हम्म, एनआईए प्रिवेंशन नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी नॉलेज में कोई चीज आती है जिससे कोई इंसिडेंट प्रिवेंट हो जाता है तो वो लोग एक काम करते हैं, लेकिन पर से एनआईए का काम इंटेलिजेंस इकट्ठा करना नहीं है, प्रिवेंशन नहीं है। इट्स अ पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अपनी कौम के लिए यदि वो ज्यादा सेवा करता, मरीजों की सेवा करता, उनके बीच में रहता, तो उसका जो डॉक्टर होने का जो एक फायदा है, मतलब समाज को डॉक्टर वो सब को हम भगवान का रूप मानते हैं। डॉक्टर का जो असली धर्म है वो है मरीजों की सेवा करना। लेकिन यह जो खुलासे हुए हैं, जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, उसने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया कि डॉक्टर जैसे सम्मानजनक पेशे के लोग इस तरह से इस काम में लगे हुए हैं। की जरूरत है कि हमें बहुत सचेत रहना पड़ेगा। हमें जो डर रहा है उससे अलग हट के काम करना। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत कीमती समय दिया और आपसे बातचीत बहुत अच्छी हुई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आप फिर जुड़ना चाहेंगे, अगली बार फिर किसी और विषय के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। ये बातचीत अच्छी हुई है। एनआर वासन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तो ये है हमारे साथ एनआर वासन साहब, और इनसे हमारी बातचीत चल रही थी जो कि काफ़ी अच्छी है, और आप जल्दी ही इसको हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं।